So we will discuss about hazards in pipelining. Today we will discuss about data hazard. Data hazard क्या है? Data hazard is caused by data dependency among instruction. इंस्ट्रक्शन के बीच डेटा की डिपेंडेंसी हो, जो एक दूसरे पर निर्भरता होगा, वहाँ पर डेटा हैजार्ड हो सकता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दो इंस्ट्रक्शन लिए। हम लोग का पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? ऐड कर रहा है, ऐड R2 R3 R4, रजिस्टर वैल्यू R3 और R4 को ऐड करके R2 में स्टोर करें। बाद में हम लोग इंस्ट्रक्शन I2 में क्या करें? इंस्ट्रक्शन I2 में R6 और R2 के वैल्यू को R6 में से सब्ट्रैक्ट करके R5 में स्टोर करें। यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर R2 इंस्ट्रक्शन 1 में और रजिस्टर R2 इंस्ट्रक्शन 2 में दोनों जगह यूज हो रहा है। सो यह इंस्ट्रक्शन 2 जो है इंस्ट्रक्शन 1 पर डिपेंडेंट है। जब तक इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, मीन्स जब तक R2 का वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन I2 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट है। इंस्ट्रक्शन I2 I1 पर डिपेंडेंट है। इंस्ट्रक्शन I2 में हम लोग R2 के वैल्यू को यूज कर रहे हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन I1 से आ रहा है। तो इस केस में हम लोगों को या तो वेट करना पड़ेगा, या हम लोग अगर इमीडिएट एग्जीक्यूट कर देते हैं इंस्ट्रक्शन I2 को, तो हम लोग को एग्जैक्ट डेटा या सही डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कितने फेज में होता था? ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था 5 फेजों में। पहला क्या था? इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड राइट बैक द रिजल्ट। तो और इंस्ट्रक्शन I2 में क्या होगा? इंस्ट्रक्शन I2 का इंस्ट्रक्शन फेच तो हो जाएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन डिकोड भी हो जाएगा, लेकिन ऑपरेंड को फेच करने के लिए, मीन्स R2 के वैल्यू को फेच करने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, R2 के वैल्यू हम लोग के पास अवेलेबल नहीं होगा। जब तक R2 का वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा, तब तक ऑपरेंड फेच का काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग को डाटा हैजार्ड क्रिएट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ डाटा के बीच एक दूसरे में इंस्ट्रक्शन में डाटा एक दूसरे के डाटा पर निर्भरता है, में डिपेंडेंसी है। सो इंस्ट्रक्शन I1 को एग्जीक्यूट होने के बाद ही इंस्ट्रक्शन I2 एग्जीक्यूट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड फेच मीन्स R2 का वैल्यू तभी मिलेगा जब इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हो पाएगा। डेटा हैजार्ड 3 तरह के होते हैं। 3 तरह से डेटा हैजार्ड हो सकता है। पहला क्या है? रीड आफ्टर राइट, दूसरा राइट आफ्टर रीड, और तीसरा राइट आफ्टर राइट। फर्स्ट पहला क्या है? रीड आफ्टर राइट। रीड आफ्टर राइट में क्या है? पहले डेटा हैजार्ड में क्या होता है? डेटा हैजार्ड में डिपेंडेंसी होती है डेटा के एक दूसरे पर लेकिन यहाँ पर क्या है? रीड आफ्टर राइट। मन पहला इंस्ट्रक्शन राइट करेगा, मीन्स वैल्यू को चेंज करेगा, क्रिएट करेगा, उस वैल्यू को इंस्ट्रक्शन 2 रीड करेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग का इंस्ट्रक्शन 1 में क्या है? ऐड R1 R2 R3। इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन 1 में क्या R2 R3 के वैल्यू को ऐड करके R1 में स्टोर कर रहे हैं। मीन्स राइट कर रहे हैं। और इंस्ट्रक्शन I2 क्या करें? इंस्ट्रक्शन I2 में R1 माइनस R3 के वैल्यू को R2 में राइट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ R1 जो वैल्यू यूज कर रहा है, कहाँ से आ रहा है? इंस्ट्रक्शन 1 से आ रहा है। इंस्ट्रक्शन 1 में R1 का वैल्यू मिल रहा है और वही वैल्यू R2 में यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन 1 राइट कर रहा है और इंस्ट्रक्शन 2 रीड कर रहा है। तो ये रीड आफ्टर राइट का कंडीशन हुआ डेटा हैजार्ड में। दूसरा है क्या? राइट आफ्टर रीड। इस केस में सारे डेटा हैजार्ड में डाटा की डिपेंडेंसी होगा, लेकिन यहाँ अलग अलग तरीके से होगा। पहला में क्या होगा? रीड आफ्टर राइट। दूसरे में क्या है? राइट आफ्टर रीड। मीन्स पहला इंस्ट्रक्शन जिस वैल्यू को रीड करता है, उसी वैल्यू को दूसरा इंस्ट्रक्शन राइट करता है, मीन्स चेंज कर देता है बाद में। यहाँ पर क्या हुआ? देखिए R2 के वैल्यू को R2 और R3 के वैल्यू को ऐड करके R1 में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन R1, यहाँ कॉमन वैल्यू क्या है? R3 इंस्ट्रक्शन 1 के द्वारा भी यूज हो रहा है, और R3 R2 इंस्ट्रक्शन 1 के द्वारा यूज हो रहा है, और यहाँ पर भी R2 और R3 इंस्ट्रक्शन 2 के द्वारा। इंस्ट्रक्शन 1 क्या है? जैसे यहाँ पर सपोज करिए इंस्ट्रक्शन 1 जो है R1 के वैल्यू को रीड कर रहा है, उसी वैल्यू को बाद में इंस्ट्रक्शन 2 क्या कर रहा है? राइट कर रहा है। राइट के मीन्स R3 और R2 को वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके R2 में राइट कर दिया। तो ये क्या हुआ? रीड आफ्टर राइट का कंडीशन हुआ। रीड आफ्टर राइट में क्या होगा? पहला इंस्ट्रक्शन जिस वैल्यू को रीड करेगा, उसी वैल्यू को बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन राइट करेगा, मीन्स चेंज कर देता है। तो इस तरह से डेटा हैजार्ड प्रॉब्लम होता है, क्योंकि
इंस्ट्रक्शन वन तो R2 के वैल्यू कुछ रीड किया था, लेकिन लेटर उस वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। तो इस तरह से वैल्यू दोनों अलग अलग वैल्यू यूज कर रहे हैं। I1 R2 का कुछ और वैल्यू यूज कर चुका है और इंस्ट्रक्शन 2 दूसरे वैल्यू को यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दिया जा रहा है। इस तरह से डेटा हैजार्ड हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में हम लोग कर रहे हैं क्या, राइट आफ्टर राइट। मीन्स दोनों क्या होगा, सेम लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पर राइट कर रहा है, मीन्स डेटा को स्टोर कर रहा है। यहाँ R1 में क्या कर रहे हैं, R2 और R3 के वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर रहे हैं, मीन्स राइट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन 2 में क्या कर रहे हैं, R3 और R4 के वैल्यू, R4 और R3 के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके R1 में स्टोर कर रहे हैं। R1 कुछ और वैल्यू, इंस्ट्रक्शन 1 R1 में कुछ वैल्यू राइट करेगा, इंस्ट्रक्शन 2 कुछ डिफरेंट वैल्यू राइट करेगा। यहाँ से यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों पर एक दूसरे को राइट कर रहा है। इंस्ट्रक्शन 2 पहले राइट कर रहा है और इंस्ट्रक्शन 1 पहले राइट कर रहा है कहाँ पर राइट कर रहा है, मेमोरी लोकेशन रजिस्टर R1 में। और इंस्ट्रक्शन 2 कहाँ पर राइट कर रहा है, मेमोरी लोकेशन रजिस्टर R1 में। दोनों राइट कर रहे हैं लेकिन सेम लोकेशन पर राइट कर रहा है। इस केस में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन 1 जो राइट कर रहा है वो वैल्यू और डेटा इंस्ट्रक्शन 2 के द्वारा ओवर राइट कर दिया जा रहा है। इस यहाँ पर तीनों में हम लोग देखिए डेटा का डिपेंडेंसी है, लेकिन अलग अलग तरह से। कोई किसी में क्या है, इसमें रीड कर रहा है, पहला इंस्ट्रक्शन राइट कर रहा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा है। इस केस में क्या है, राइट आफ्टर राइट रीड में पहला इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा है और जो वैल्यू रीड किया गया उसी को इंस्ट्रक्शन 2 राइट करके में चेंज कर दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 पहले राइट कर रहा है और उस वैल्यू को इंस्ट्रक्शन 2 राइट करके कर रहा है, मीन्स चेंज कर दे रहा है। इस तरह से तीन तरीके के डेटा डिपेंडेंसी है जो डेटा हैजार्ड का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डेटा हैजार्ड को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो टेक्निक टू हैंडल डेटा डिपेंडेंसी। फर्स्ट वन है रजिस्टर इंटरलॉकिंग। रजिस्टर इंटरलॉकिंग मीन्स रजिस्टर, और इसको अलग नाम से भी जानते हैं, बाईपासिंग। रजिस्टर इंटरलॉकिंग में क्या करते हैं, सपोज कि इंस्ट्रक्शन 1 हमारा, यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन 1 रजिस्टर R2 को यूज कर रहा था, R2 को लॉक कर देगा। लॉक कर देने का मतलब होता है कि रजिस्टर R2 इंस्ट्रक्शन 1 जब तक रजिस्टर R2 को यूज करेगा, दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर R2 को यूज नहीं कर सकता है। इस केस में क्या होगा, डेटा हैजार्ड नहीं होगा, मीन्स एक दूसरे के बीच कंफ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि R2 लॉक है, वो सिर्फ अभी इंस्ट्रक्शन 1 यूज कर सकता है। बाद में इंस्ट्रक्शन 1 जब R2 रजिस्टर को रिलीज करेगा तब बाद में इंस्ट्रक्शन I2 इसको यूज करेगा। तो इस केस में क्या किया है, यहाँ दोनों देखिए R2 इंस्ट्रक्शन 1 में भी R2 यूज हो रहा है और इंस्ट्रक्शन 2 में भी R2 यूज हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता था। सो कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रजिस्टर R2 को, जैसे पहले इंस्ट्रक्शन I1 रजिस्टर R2 को यूज कर रहा है तो इंस्ट्रक्शन 1 क्या करेगा, रजिस्टर R2 को लॉक कर देगा। तो इंस्ट्रक्शन R2 लॉक होने की वजह से उसको कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं यूज कर पाएगा। तब कब तक नहीं यूज कर पाएगा, जब तक इंस्ट्रक्शन I1 R2 रजिस्टर को रिलीज नहीं करता है। तो इस तरह से डाटा के बीच कंफ्लिक्ट नहीं होगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन I2 कितने साइकिल के लिए लॉक किया, 3 साइकिल के लिए, 3, 4 और 5 टोटल 3 साइकिल के लिए इंस्ट्रक्शन 1 रजिस्टर R2 को लॉक कर दिया। उसके बाद ही इंस्ट्रक्शन 2 जैसे ही इंस्ट्रक्शन 1 R2 रजिस्टर को रिलीज करेगा तो नेक्स्ट साइकिल में इंस्ट्रक्शन 2 उस डेटा को यूज कर सकता है। यहाँ पर क्या ऑपरेंड फेज के द्वारा उस डेटा को यूज कर सकता है। इस तरह से हम लोग रजिस्टर इंटरलॉकिंग का यूज करके डेटा हैजार्ड को हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हैंडल करने के लिए, कंप्यूटर कैसे समझेगा कि रजिस्टर R2 लॉकिंग में एक स्पेशल बिट यूज करते हैं। सो एसोसिएट बिट विथ ईच रजिस्टर के साथ एक स्पेशल बिट ऐड कर देते हैं। उसमें बिट के वैल्यू के अनुसार कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि डेटा को रीड किया जा सकता है कि नहीं। रजिस्टर का जो स्पेशल बिट है उसको अगर वैल्यू 0 होगा तो कंटेंट्स को, मतलब दूसरा इंस्ट्रक्शन मतलब I2 इंस्ट्रक्शन कंटेंट को इस रजिस्टर जो स्पेशल बिट है उस स्पेशल बिट में का वैल्यू अगर 0 होगा तो इंस्ट्रक्शन I2 यूज कर सकता है। अगर बिट का वैल्यू 1 होगा मीन्स रजिस्टर R2 लॉक है, तो उस समय तक इंस्ट्रक्शन 2 यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह से रजिस्टर को लॉक करके हम लोग डेटा हैजार्ड को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या तरीका डेटा हैजार्ड को हैंडल करने का, रजिस्टर फॉरवर्डिंग। रजिस्टर फॉरवर्डिंग में 2 स्कीम यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्कीम 1 एंड सेकंड फॉरवर्ड स्कीम 2। फॉरवर्ड स्कीम 1 में क्या है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 1
हमारे इंस्ट्रक्शन में क्या था, इंस्ट्रक्शन 1 जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन 2 के द्वारा यूज हो रहा है, मीन्स रजिस्टर के वैल्यू R2 को इंस्ट्रक्शन 2 यूज कर रहा है। तो इस केस में फॉरवर्ड स्कीम 1 में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 इज गिवन टू I2। इसके में क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर क्या हुआ, तीन क्लॉक साइकिल, टोटल हम लोगों का कितना क्लॉक साइकिल लग रहा था, मतलब रजिस्टर R2 3 क्लॉक साइकिल यूज कर रहा था। यहाँ पर देखिए टोटल 3 क्लॉक साइकिल ये यूज हो रहा है, रजिस्टर R2 टोटल 3 क्लॉक साइकिल के लिए लॉक कर दिए हैं। इस तरह से क्या हुआ, एक्चुअल में तो हम लोग को एक ही क्लॉक साइकिल में पाइपलाइनिंग में क्या होता है, एक सेगमेंट को, वन सेगमेंट को रन करने के लिए 1 क्लॉक साइकिल दिया जाता है, जैसे इंस्ट्रक्शन फेच के लिए 1 क्लॉक साइकिल, इंस्ट्रक्शन डिकोड के लिए 1 क्लॉक साइकिल, ऑपरेंड फेच के लिए 1 क्लॉक साइकिल, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट के लिए 1 क्लॉक साइकिल एंड राइट बैक द रिजल्ट के लिए भी 1 क्लॉक साइकिल असाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 क्लॉक साइकिल के लिए एक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या होगा, I2 में तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन डिकोड का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल 3 क्लॉक साइकिल का खर्च हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग को कितना क्लॉक साइकिल का खर्च होना चाहिए था, 1 क्लॉक साइकिल का, मीन्स 2 क्लॉक साइकिल के लिए हमारा क्या कहा जाएगा, पाइपलाइनिंग स्टॉल में मतलब होल्ड में रहता है ये इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग को क्या होगा, स्टॉल को मिनिमाइज भी करना होगा साथ में। तो स्टॉल को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, इस केस में क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्कीम 1 में क्या करते हैं, 1 क्लॉक साइकिल हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम लोग का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 1 में रिजल्ट राइट बैक हो रहा है, उसी समय हम लोग ऑपरेंड फेच का भी काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शन हम लोग का एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब R2 का वैल्यू अवेलेबल है मीन्स मेमोरी में राइट हो रहा है, तो वहाँ इंस्ट्रक्शन 1 अपना मेमोरी में राइट कर रहा है, उसी समय हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन 2 में उस वैल्यू को यूज कर लेते हैं ऑपरेंड फेच के। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक क्लॉक साइकिल सेव कर लिए। तो सो हम लोग का एक ही क्लॉक साइकिल इंस्टॉल हुआ, एक पाइपलाइन में तो एक इंस्ट्रक्शन, यहाँ 1 सब इंस्ट्रक्शन के लिए 1 क्लॉक साइकिल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 लग रहा है। तो हम लोग पहले क्या लगा था, यहाँ पर 3 क्लॉक साइकिल लगा था। तो इस केस में हम लोग क्या किए, 1 क्लॉक साइकिल को हम लोग सेव कर लिए, मीन्स रिड्यूसेस, यहाँ पर क्या देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, रिड्यूसेस पाइपलाइन इंस्टॉल बाय 1 क्लॉक साइकिल। 1 क्लॉक साइकिल हम लोग रिड्यूस कर लिया। एक्चुअली यहाँ पर टोटल 3 क्लॉक साइकिल ले लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 1 क्लॉक साइकिल मिनिमाइज कर लिए, तो हम लोग का 1 क्लॉक साइकिल सेव हो गया। ये फॉरवर्ड स्कीम 1 में हुआ। फॉरवर्ड स्कीम में क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड स्कीम में क्या किया था, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग के पास R2 का डाटा अवेलेबल था, तो जैसे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन अपना मेमोरी में उस डेटा को राइट कर रहा है, उसी समय हम लोग क्या किए, इंस्ट्रक्शन 2 उस वैल्यू को ऑपरेंड फेच का काम कर लेता है। इस तरह से इंस्ट्रक्शन 2 भी उस वैल्यू को एग्जीक्यूट कर लेता है। इस तरह से हम लोग का 1 क्लॉक साइकिल सेव हो गया, मीन्स अब हम लोग का इंस्टॉल 1 क्लॉक साइकिल से मिनिमाइज हो गया। नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड स्कीम 2। फॉरवर्ड स्कीम 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो इंस्ट्रक्शन I2 यूज कर रहा है, इंस्ट्रक्शन I1 से जो डेटा जो वैल्यू मिल रहा है उसको यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें भी हम लोग सॉरी, ये फॉरवर्ड स्कीम 1 है। फॉरवर्ड स्कीम 2 में हम लोग क्या करें, फॉरवर्ड स्कीम 2 भी क्या कर रहा है, फॉरवर्ड स्कीम 2 में भी जो रिजल्ट में I2 जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वो I2 यूज कर रहा है। लेकिन अब इसमें उस समय क्या किए थे, जब राइट बैक रिजल्ट हो रहा उस समय एग्जीक्यूट किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ मीन्स उसी समय ऑपरेंड फेच को काम कर लिया। यहाँ पर देखिए दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन 1 जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है, तो उसी समय इंस्ट्रक्शन 2 ऑपरेंड फेच का काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कितना क्लॉक साइकिल का 2 क्लॉक साइकिल रिड्यूस कर लिए, तो या पाइपलाइन रिड्यूस इंस्टॉल बाय 2 क्लॉक साइकिल। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग 2 क्लॉक साइकिल सेव कर लिए एक्चुअली में। तो एक्चुअल क्या था, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को 1 क्लॉक साइकिल 1 सब इंस्ट्रक्शन के लिए देना होता था। यहाँ पर क्या हो, 1 क्लॉक साइकिल ही 1 सब इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए थे। इस तरह से हम लोग दोनों का दोनों स्टॉल को रिड्यूस कर दिया, मीन्स हमारा 1 सब इंस्ट्रक्शन 1 क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी सब इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, सबको 1 क्लॉक साइकिल में पाइपलाइन एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर क्या किया है, पाइपलाइन रिड्यूस कर देता है, दोनों का दोनों स्टॉल को रिड्यूस कर देता है 2 क्लॉक साइकिल से। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रीवियसली हम लोग के इतना यहाँ पर कितना टोटल 3 क्लॉक साइकिल लगा था, तो 3 क्लॉक साइकिल में 2 स्टॉल्स बोला जाएगा, क्योंकि एक्चुअल हम लोग को 1 क्लॉक साइकिल यूज करना है, तो 2 स्टॉल के लिए ये होल्ड था। लेकिन फॉरवर्ड स्कीम 1 में कितना 1 क्लॉक साइकिल सेव किए थे, और फॉरवर्ड स्कीम 2 में दोनों का दोनों क्लॉक साइकिल सेव कर लेते, मीन्स 1 क्लॉक साइकिल में हमारा ऑपरेंड फेच का भी काम हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेटा हैजार्ड को हैंडल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या था हम लोग का, जो कंट्रोल हैजार्ड में ब्रांचिंग के कंडीशंस आए थे। कंट्रोल हैजार्ड जो था पहला था रिसोर्स हैजार्ड, डेटा हैजार्ड, तीसरा था कंट्रोल हैजार्ड। कंट्रोल हैजार्ड में हम लोग का ब्रांचिंग का कंडीशन आया था। ब्रांचिंग के कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या किया था, हमारा इंस्ट्रक्शन तो सिक्वेंशियल वन वे में एग्जीक्यूट कर रहा था। कहीं पर सपोज कि इस तरह से ब्रांचिंग आ जाता है, मीन्स दो वे में या एक पाथ हमारा डाइवर्ट कर जाता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन पर। इस केस में देखिए हम लोग क्या हो, तो ब्रांचिंग को हम लोग कैसे कंट्रोल हैजार्ड में ब्रांचिंग को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ब्रांचिंग पहले डिस्कस हो गया है पिछले लेक्चर में, ब्रांचिंग का डिस्कशन कंट्रोल हैजार्ड का डिस्कशन हो चुका है यहाँ पर। तो उसमें जो प्रॉब्लम आई थी ब्रांचिंग का, तो उसको ब्रांचिंग को कैसे हैंडल करते हैं। इसमें क्या था, यहाँ पर देखिए पहला टोटल कितने इंस्ट्रक्शन है हमारे, I1 पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा, और टोटल 5 इंस्ट्रक्शन है। पहला क्या, ब्रांच इंस्ट्रक्शन। पहले इंस्ट्रक्शन के बाद ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, और ब्रांच इंस्ट्रक्शन का टारगेट वैल्यू क्या है, यहाँ से डायरेक्ट इसको हमको यहाँ जाना है। ये जस्ट एग्जांपल है। इस केस में हम लोग क्या किए, ये तीन इंस्ट्रक्शन, एक टोटल 3 इंस्ट्रक्शन को हम लोग स्किप कर दिए। सो हम लोग को ब्रांच डिसीजन लेने के लिए क्या होगा, जितना हम लोग अर्ली पता चल जाए कि ब्रांच यहाँ पर ब्रांचिंग है, उतना हम लोग क्लॉक साइकिल का सेव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग 3 क्लॉक साइकिल बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों का तीनों इंस्ट्रक्शन को हम लोग डिस्कार्ड कर दिए थे, I2, I3, I4 को डिस्कार्ड किए थे, और ये तीनों का तीनों एक एक क्लॉक साइकिल एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पर हम लोग 3 क्लॉक साइकिल सो ये का वेस्ट हो गया। सो हियर पाइपलाइनिंग वेस्टेड 3 क्लॉक साइकिल। तो ये जो हम लोग का 3 क्लॉक साइकिल का वेस्ट हुआ है, उसको हम लोग ब्रांच पेनाल्टी भी बोलते हैं। सो हम लोग को इंस्ट्रक्शन I2, I3 और I4 को डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि हम लोग को I2, I3 और I4 को एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 1 के बाद ब्रांचिंग है। ब्रांच डायरेक्टली कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ये इस इंस्ट्रक्शन को, टारगेट इंस्ट्रक्शन ये है हमारा, ये हमारा बेस इस इंस्ट्रक्शन को ये टारगेट कर रहा है। इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग को डायरेक्टली ये लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। इसके बीच में जो 3 इंस्ट्रक्शन है I2, I3, I4 को हम लोग को डिस्कार्ड कर देना है। तो इस केस में हम लोग को 3 क्लॉक साइकिल का वेस्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रांच पेनाल्टी भी बोलते हैं। तो इसको हैंडल करने, ये हम लोग का जो क्लॉक साइकिल वेस्ट हो रहा है, इसको हैंडल करने के लिए एक तरीका क्या है, जितना जल्दी हम लोग को पता चल जाए कि ब्रांचिंग होने वाला है, उतना हम लोग क्लॉक साइकिल सेव कर सकते हैं। सो ब्रांच हम लोग कैसे ब्रांच पेनाल्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अर्ली हम लोग को जितना जल्दी हो सके हम लोग को ब्रांचिंग का पता करना होगा कि कहाँ पर ब्रांचिंग आ रहा है। सो डिटरमाइन ब्रांच डिसीजन अर्ली मीन्स, सपोज कीजिए हम लोग का यहाँ पर ये हम लोग का यहाँ से ब्रांचिंग होने वाला और टारगेट ब्रांच का वैल्यू यहाँ है, मतलब हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना है। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग अर्ली डिसीजन लिए, तो हम लोग को क्या किया गया, सिर्फ I2 इंस्ट्रक्शन को डिस्कार्ड करना पड़ा। तो इस केस में हम लोग को कितना क्लॉक साइकिल वेस्ट हो, ओनली 1 क्लॉक साइकिल का वेस्ट हो गया, क्योंकि हम लोग एक ही इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने के बाद तुरंत हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर ब्रांचिंग है, क्योंकि ऐसा डिस्कार्ड इंस्ट्रक्शन आने के बाद ही पता चल जाएगा। तो पहले इंस्ट्रक्शन आने के बाद ही हम लोग पता कर लेते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग को नहीं एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ I2 को ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग कितना होगा, 1 क्लॉक साइकिल का ब्रांच पेनाल्टी लगेगा, मीन्स 1 क्लॉक साइकिल वेस्ट होगा। लेकिन पिछले कंडीशन में क्या हुआ था, 3 क्लॉक साइकिल का वेस्ट हुआ था, 3 क्लॉक साइकिल का वेस्ट हुआ था। तो तीनों क्लॉक इंस्ट्रक्शन को हम लोग को डिस्कार्ड करने की वजह से 3 क्लॉक साइकिल का वेस्ट हुआ था। लेकिन इस केस में हम लोग क्या किया गया, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद भी हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ से हम लोग को ब्रांचिंग हो गया। तो ब्रांचिंग हो गया तो सीधे डायरेक्ट टारगेट इंस्ट्रक्शन पर जाएंगे, बाकी को के लिए हम लोग क्लॉक साइकिल अलाउ नहीं करेंगे। तो इस केस में हम लोग को ब्रांच पेनाल्टी कितना हुआ, सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल्स का। सो हमारा क्लॉक साइकिल सेव हुआ, मीन्स टाइम सेव हो गया। इस तरह से हम लोग ब्रांच को हैंडल कर सकते हैं। और जितना भी क्लॉक साइकिल ब्रांचिंग में जितने क्लॉक साइकिल वेस्ट होंगे वो हमारे ब्रांच पेनाल्टी के रूप में काउंट होंगे। यहाँ पर हम लोग को 1 क्लॉक साइकिल हुआ, तो ये हम लोग को 1 क्लॉक साइकिल का ब्रांच पेनाल्टी हुआ। पिछले इसमें यहाँ पर हम लोग का 3 इंस्ट्रक्शन को डिस्कार्ड करना पड़ा था, तो हम लोग का 3 क्लॉक साइकिल का पेनाल्टी हुआ था। सो हम लोग को ब्रांचिंग को हैंडल करने, जितना अर्ली हम लोग ब्रांच को डिटेक्ट करेंगे कि ब्रांचिंग होने वाला है, उतना ही हम लोग को कम क्लॉक साइकिल का पेनाल्टी मिलेगा।